राजों की दुनिया, जासूसी की कहानियां सिर्फ कहानी घर 2021 पर। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहानी घर 2021 में। आज की किस्त में एक ऐसा राज बेनकाब होने वाला है जो हर अंदाजे को गलत साबित कर देगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज दास्तान। एक दफ्तर के अंदाज में सजे हुए कमरे में एक बड़ी मेज़ के पीछे लंबे कद, भारी जिस्म और भारी चेहरे का मालिक आदमी, जिसके जिस्म पर मुख्तलिफ रंग का कीमती सूट था, रिवाल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में सिगरेट था और सामने मेज़ पर कीमती शराब की एक बोतल मौजूद थी। वो शराब और सिगरेट के कश लेकर इस अंदाज में कुर्सी पर झूल रहा था जैसे रेल के सफ़र के बाद उसे पहली बार आराम करने का मौका मिला हो। ये ब्लैक थंडर का एजेंट बर्कले था और ये दफ्तर उसके ज़ाती मलकीती होटल 4 स्टार में नीचे खुफिया तहखानों में वाक़ था। मेज़ पर एक फ़ाइल बंद पड़ी हुई थी, उसकी पेशानी पर शिकनें मौजूद थीं, जैसे वो शराब और सिगरेट पीने के साथ ज़हनी तौर पर भी मसरूफ़ हो। कि अचानक सामने पड़े हुए 4 मुख्तलिफ रंगों के फ़ोन सेट्स में से सफ़ेद रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने चौंक कर हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, बर्कले ने सख्त लहजे में कहा। फ्रीडम से बात करें बॉस। अब उससे रब्ता हो सका है। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, बात कराओ, बर्कले ने कहा। हेलो, फ्रीडम बोल रहा हूँ रकागो से। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। बर्कले बोल रहा हूँ फ्रीडम, बर्कले ने कहा। यस बॉस, क्या हुक्म है? फ्रीडम ने उसी तरह मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। माफिया का एक आदमी नाराक के रोसलम बार में मेरी तंजीम वाइट ब्लड के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था कि ज़रनगू ने उसे पकड़ लिया। उसने बताया कि वो माफिया का आदमी है। उसने अपना नाम टालबरी बताया है। मैंने फ़ोन पर उससे खुद बात की है। उसने मुझे माफिया के जोन के चीफ हेनरी आर्नल्ड का हवाला भी दिया है। मैंने उस आदमी को फ्लोरिडा मंगवा लिया है। तुम माफिया के नॉर्थ जोन में काम करते हो। मालूम करके मुझे बताओ कि माफिया को वाइट ब्लड से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है, बर्कले ने कहा। बॉस, पूरे नॉर्थ जोन में टालबरी नाम का कोई आदमी सिरे से मौजूद ही नहीं है, दूसरी तरफ से फ्रीडम ने जवाब दिया। फ्रीडम ने जवाब दिया, क्या तुम्हें यकीन है? बर्कले ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। आपको मालूम तो है कि मैं नॉर्थ जोन माफिया के हेड ऑफिस में काम करता हूं। मुझे नॉर्थ जोन के तमाम छोटे बड़े एजेंटों के नाम ज़बानी याद हैं। दूसरी बात यह कि अगर हेनरी आर्नल्ड ने यह काम उस आदमी के ज़िम्मे लगाया होता तो माफिया के असूल के मुताबिक उसकी बाकायदा फ़ाइल बनती और तमाम फ़ाइलें भी मेरी ही तहवील में रहती हैं और उनमें वाइट ब्लड की कोई फ़ाइल नहीं है, फ्रीडम ने जवाब दिया। ओह, हैरत है। बहरहाल तुम मज़ीद इंक्वायरी करो, बर्कले ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और बर्कले ने होंठ भींचते हुए रिसीवर रखा और फिर सुर्ख रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रोसलम बार, दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। ज़रनगू से बात कराओ। मैं बर्कले बोल रहा हूँ फ्लोरिडा से, बर्कले ने तेज लहजे में कहा। ओह सर,
मैं रोडी बोल रहा हूं। बॉस, जरनगू को कत्ल कर दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया और बर्कले बेख्तियार कुर्सी पर उछल पड़ा। कब की बात है? बर्कले ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। एक दिन पहले की बात है। बॉस से मिलने एक अहम पार्टी आई। हमने बॉस को उसके खुफिया अड्डे में कॉल लिया, क्योंकि बॉस दफ्तर से उठकर अपने खुफिया अड्डे में गया था और फिर वापस ना आया था। लेकिन जब वहाँ से किसी ने कॉल अटेंड ना की तो मैं खुद वहाँ गया। वहाँ बॉस जरनगू एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधी हुई हालत में था। उसके सीने में गोली मारी गई थी और उसके साथ साथ उस पर इंतहाई बेरहमाना अंदाज में तशद्दुद भी किया गया था। एक कुर्सी टूटी हुई थी। उस कुर्सी की एक नोकदार लकड़ी से बॉस के जबड़े गर्दन तक फटे हुए और जिस्म पर इंतहाई बेरहमाना अंदाज में जख्म डाले गए थे और अड्डे में बॉस के 4 साथी भी गोलियों से छिलनी पड़े हुए मिले हैं, जबकि उसका बैरूनी दरवाजा खुला हुआ था। रोडी ने जवाब देते हुए कहा, ओह, जरनगू ने तो एक रोज पहले मुझे फोन किया था कि उसके आदमियों ने बार से किसी ऐसे आदमी को पकड़ा है जो वाइट ब्लड के बारे में इंक्वायरी कर रहा था, और जरनगू ने उस आदमी से मेरी बात भी कराई थी। बर्कले ने हैरत भरे लहजे में कहा। ऐसा आदमी अगर पकड़ा जाता तो मुझे ज़रूर इल्म होता जनाब, क्योंकि मैं बार इंचार्ज हूँ। अलबत्ता स्पेशल फ़ोन वहाँ अड्डे पर लिंक हालत में पड़ा हुआ मिला है, और जब ये फ़ोन लिंक्ड हो तो फिर बॉस को होने वाली कॉल उसी फ़ोन पर जाती है। रोडी ने जवाब देते हुए कहा। कातलों का कुछ पता चला? बर्कले ने पूछा। नहीं जनाब, हम तलाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, बर्कले ने कहा और एक झटके से रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। उसके चेहरे पर अब शदीद तशवीश के आसार उभर आए थे। ये सब क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? बर्कले ने बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर वो यकलख्त एक ख्याल के आते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। ओह ओह ओह, कहीं ये इमरान और उसके साथियों की कारगुजारी न हो, वो वापस आ गए हों। बर्कले ने कहा और उसके साथ ही उसने तेजी से वही सफ़ेद रंग वाले फ़ोन का रिसीवर उठाया और उसके नीचे लगा हुआ एक बटन दबाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, वाइल्ड क्लब। राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी। बर्कले बोल रहा हूं क्विस। बर्कले ने तेज लहजे में कहा। ओह यस बॉस, दूसरी तरफ से चौंकते हुए लहजे में कहा गया। तुमने पाकिस्तानी एजेंट इमरान और उसके साथियों की वापसी की तस्दीक की थी ना? बर्कले ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। कहां तक चेक किया था तुमने उन्हें? बर्कले ने पूछा। रेडो एयरपोर्ट तक बॉस, जहाज वहां रुका था और वो लोग लाउंज में आए थे, लेकिन फिर मेरे आदमियों के सामने दोबारा जहाज पर सवार हुए और फिर जहाज रवाना करके ही मेरे आदमी वापस आए थे। बॉस, आपको तो मालूम है कि ये एक्वेरियम का आखिरी एयरपोर्ट है, क्विस ने जवाब देते हुए कहा। अब
तुम उससे आगे बल्कि पाकेशिया तक उन्हें चेक करो। फ्लाइट रिकॉर्ड से तुम्हें उसका इल्म हो जाएगा। और फिर मुझे फौरी रिपोर्ट करो कि ये लोग कहीं रास्ते में उतरे हैं या पाकेशिया पहुंच गए थे, बर्कले ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया, और बर्कले ने रिसीवर रख दिया। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उसी सफेद फोन की घंटी बज उठी और बर्कले ने रिसीवर उठा दिया। यस, बर्कले ने कहा। क्विस बात करना चाहता है बॉस, दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। यस, बात कराओ, बर्कले ने कहा। हेलो बॉस, क्विस बोल रहा हूं बॉस। इंतहाई हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ है। ये लोग मैक्सिको के एयरपोर्ट पुटीला पर ड्रॉप हो गए थे, और बॉस, मैंने जो रिकॉर्ड चेक किया है उसके मुताबिक 2 रोज बाद एक औरत और 4 मर्द जो एक्रेमी थे इकट्ठे पुटीला से एक फ्लाइट के जरिए वापस नाराक पहुंचे। उनके बारे में जो तफसीलात मुझे पुटीला से मिली हैं उनके मुताबिक उन 5 के कद्दो कामत बिल्कुल वैसे ही थे, क्विस ने तफसील बताते हुए कहा। उनके नाम, हुलिये और कद्दो कामत सेक्रेटरी को नोट करा दो, बर्कले ने कहा और रिसीवर रख दिया। है तो ये चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस की कॉल और उन लोगों की वापसी सब फ्रॉड है। ये लोग वापस आ गए हैं, बर्कले ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर 10 मिनट बाद उसने दोबारा सफेद फोन का रिसीवर उठाया। यस बॉस, दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। सुनो, क्विस ने जो नाम और हुलिये बताए हैं वो नाराक में गिलार्ड को नोट करा दो और उसे कहो कि फौरी हरकत में आ जाए और मालूम करे कि ये लोग नाराक एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कहाँ गए और अब कहाँ मौजूद हैं, और मुझे फौरी रिपोर्ट दो। गिलार्ड को बता देना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटों के अंदर ये मालूमात हासिल करके मुझे रिपोर्ट दे, बर्कले ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया, और बर्कले ने रिसीवर रख दिया। और फिर उसने एक बार फिर सामने पड़ी हुई बंद फाइल खोली और उसके मुताले में मसरूफ हो गया। ये वही फाइल थी जो उसने जरनगू के जरिए जो पीटर से मंगवाई थी, और फाइल देखते ही उसके जहन में अचानक एक ख्याल आया और वो चौंक पड़ा। कि अगर जरनगू के कातिल इमरान और उसके साथी हैं तो उसका मतलब है कि उन्हें जो पीटर से ये मालूम हो गया था कि उसने फाइल कहाँ भेजी थी, और वहां से उन्हें जरनगू के मुतल्लिक मालूमात मिली होंगी। उसने जल्दी से एक बार फिर वही सफेद रंग वाले फोन का रिसीवर उठा दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। गिलार्ड को अकामात पहुंचा दिए हैं, बर्कले ने पूछा। यस बॉस, नाराक में जो पीटर को तलाश करके मेरी उससे फौरी तौर पर बात कराओ, बर्कले ने कहा और रिसीवर रख दिया। 10 मिनट बाद सफेद फोन की घंटी बज उठी और बर्कले रिसीवर उठा लिया। यस बॉस, बर्कले ने कहा। मास्टर जुपिटर से बात कीजिए जनाब, दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी।
हेलो, बर्कले बोल रहा हूं। बर्कले ने क्लिक की आवाज सुनते ही कहा। जुपिटर बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से जुपिटर की आवाज सुनाई दी। जुपिटर, इमरान और उसके साथी तुमसे टकराए थे? बर्कले ने पूछा। टकराए थे का क्या मतलब? मैं समझा नहीं, जुपिटर ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक पार्टी इस पैकेट के बारे में मालूमात करती हुई राजर क्लब पहुंची है, जो तुमने मेरे कहने पर राजर क्लब के काउंटर पर पहुंचाया था। मेरा मतलब है अली इमरान वाली फाइल। मैंने वहां से वो पैकेट रोसलम बार के जरनगू के हाथ मंगवाया था, और अब मुझे इत्तला मिली है कि जरनगू को उसके खुफिया अड्डे में कुर्सी से बांधकर उस पर इंतहाई भयानक तशद्दुद किया गया है और फिर उसे गोली मार दी गई है। मैंने मजीद रिपोर्टें भी हासिल की हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान और उसके साथी पाकेशिया नहीं पहुंचे, बल्कि वो मेक्सिको के एयरपोर्ट पोर्टिला पर ड्रॉप हो गए थे और फिर 2 रोज बाद नए नामों और मेकअप के साथ वापस नाराक पहुंचे हैं। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि इस फाइल के मुतालिक सिर्फ तुम जानते थे या मैं। फिर उन्हें किस तरह इस फाइल के बारे या मेरे पास पहुंचने का इल्म हो गया? बर्कले ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, हैरत है, इंतहाई हैरत है। मुझसे तो कोई नहीं मिला और ना ही मेरे किसी आदमी से वो टकराए हैं, जुपिटर ने जवाब देते हुए कहा। फिर भी उन्हें कहीं न कहीं से इल्म जरूर हुआ है। तुम इस बारे में जरूर तहकीकात करो। हो सकता है वो आदमी जो पैकेट लेकर राजर क्लब गया था वो उनके हाथ लग गया हो, या फिर वो लोग जिन्हें तुमने अकामात दिए होंगे, बर्कले ने कहा। ठीक है, मैं जरूर तहकीकात करूंगा, बल्कि अब मैं दोबारा इमरान और उसके साथियों के बारे में भी मालूमात हासिल करता हूं, जुपिटर ने जवाब देते हुए कहा। वो लोग अब मेरे पीछे पड़ गए हैं और मैंने उनकी चेकिंग का इंतजाम कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारे मैदान में आने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें खुद ही संभाल लूंगा, बर्कले ने कहा। ठीक है, दूसरी तरफ से जुपिटर ने जवाब दिया और बर्कले ने गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया, और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद सफेद फोन की घंटी बज उठी और बर्कले ने रिसीवर उठा लिया। यस, बर्कले ने तेज लहजे में कहा। बॉस, गिलार्ड आपसे बात करना चाहता है। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। यस, बात कराओ, बर्कले ने कहा। हेलो बॉस, गिलार्ड बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद एक दूसरी आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? बर्कले ने पूछा। यस, क्या रिपोर्ट है? बर्कले ने पूछा। बॉस, ये ग्रुप एयरपोर्ट से एक टैक्सी में बैठकर होटल इंटरनेशनल पहुंचा है। फिर 2 आदमी होटल से काफी देर तक गायब रहे हैं। उसके बाद ये ग्रुप होटल छोड़कर स्पेशल फ्लाइट से फ्लोरिडा रवाना हो गया है, गिलार्ड ने जवाब दिया। कब रवाना हुए हैं? बर्कले ने होंठ भींचकर पूछा। जनाब, कल रात की स्पेशल फ्लाइट से वो पहुंच भी चुके होंगे, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। क्या इन्हीं हुलियों और कागजात में रवाना हुए हैं
جن کی تفصیلات تمہیں بتائی گئی تھیں، برکلے نے پوچھا۔ یس باس، دوسری طرف سے گیلارڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، برکلے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تو یہ بات اب طے ہو گئی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی واپس ناراگ پہنچے اور پھر وہاں سے میرا کلیو حاصل کر کے وہ اب فلوریڈا پہنچ چکے ہیں۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ اس عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت آخرکار میرے ہی ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، برکلے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے سفید فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس باس، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ہیرلڈ سے میری بات کراؤ فوراً، برکلے نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی بج اٹھی۔ یس، برکلے نے ایک بار پھر ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہیرلڈ سے بات کیجیے باس، دوسری طرف سے سیکرٹری کی آواز سنائی تھی۔ ہیلو باس، ہیرلڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیرلڈ، سیکرٹری سے ایک عورت اور 4 مردوں کے نام، حلیے اور دوسری تفصیلات حاصل کر لو۔ یہ پاکیشیائی ایجنٹ ہیں اور مجھے تلاش کرتے ہوئے ناراک سے ایک اسپیشل فلائٹ پر فلوریڈا پہنچے ہیں۔ یہ لوگ میک اپ کے بھی ماہر ہیں اور انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں۔ تم پوری تنظیم کو ان کی تلاش پر لگا دو اور ان میں سے جو بھی نظر آئے اسے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گولیوں سے اڑا دو۔ کسی تصدیق وغیرہ یا ان کی گرفتاری وغیرہ کے چکر میں ہرگز نہ پڑنا۔ جو مشکوک آدمی نظر آئے اڑا دو۔ ایئرپورٹ سے معلومات حاصل کر لینا۔ یہ ایئرپورٹ سے یقیناً کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر کسی ہوٹل میں ہی پہنچے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ انہیں یہ توقع نہ ہوگی کہ مجھے ان کی جہاں آمد کے بارے میں اور ان کے حلیوں اور قد و قامت کی تفصیلات مل چکی ہیں، اس لیے یہ غفلت میں ہوں گے۔ اس کے باوجود تم نے پوری طرح محتاط رہنا ہے۔ میں اب اسپیشل پروجیکٹ پر جا رہا ہوں۔ تم نے مجھے رپورٹ اب ایکس سی ٹرانسمیٹر پر دینی ہے، سمجھ گئے ہو؟ برکلے نے اسے تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے ہیرلڈ نے جواب دیا۔ مجھے ہر صورت اور ہر قیمت پر ان لوگوں کی لاشیں چاہیے، چاہے اس کے لیے تمہیں پورا شہر ہی کیوں نہ اڑانا پڑ جائے، برکلے نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، مورس میں یہ مجھ سے چھپ نہیں سکتے، ہیرلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور برکلے نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ عمران کو ہلاک کرنے کا شاندار موقع ہے۔ ایس ایچ کے نزدیک تو وہ واپس پاکیشیا جا چکا ہے، ریسیور رکھ کر برکلے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور چند منٹ بعد ہی اس نے ایک بار پھر سفید فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس باس، دوسری طرف سے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیرلڈ کو نام اور حلیے وغیرہ لکھوا دیے ہیں، برکلے نے پوچھا۔ یس باس، سیکرٹری نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، اب میری ہدایات سن لو۔ میں اب ان لوگوں کے خاتمے تک اسپیشل پروجیکٹ پر رہوں گا۔ اگر کوئی اہم اور ایمرجنسی کال ہو تو تم نے مجھے ایکس سی ٹرانسمیٹر پر کال کرنی ہے۔
اور میں بھی وہاں سے اسی ٹرانسمیٹر پر ہی رابطہ کروں گا۔ اوکے، برکلے نے کہا۔ یس باس، سیکرٹری نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور برکلے نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا۔ پھر میز پر پڑی علی عمران کی فائل اٹھا کر اس نے میز کی تراز میں رکھی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک نظر اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہر راز کا ایک انجام ہوتا ہے، مگر ہر انجام ایک نئے راز کی شروعات بھی بن جاتا ہے۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کہانی گھر 2021 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، ہر راز کی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی صرف کہانی گھر 2021 پر زندہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی سنسنی خیز قسط میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔